में होता है तो उसके पास लीनियर एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं होता, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, यानी एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है। तो अब इसी चीज़ को डायनेमिक्स हम इसका पढ़ेंगे। डायनेमिक्स का मतलब कौन है जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, देखो सपोज करें कि ये एक टेबल है, दिस इज अ टेबल। ठीक है, अब इस टेबल पे हमने यहाँ पे एक नेल यानी कील लगा दी है और इस नेल या फिर कील में हमने एक रिंग भी डाली हुई है, दिस इज अ स्मॉल रिंग, राइट। और इस रिंग से हमने एक छोटा सा रोप कनेक्ट कर दिया है और रोप से कनेक्ट है हमारा एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यानी एक बॉल है, छोटी सी बॉल हमने इससे कनेक्ट कर दी है, राइट। तो हमने किया क्या ये है कि हमने इस बॉल को एक सर्टेन वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। तो जैसे ही हम इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये सीधी जाना चाहेगी, पर क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है और स्ट्रिंग जो है वो रिंग से कनेक्ट है और रिंग जो है वो नेल के अंदर है, तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी और इसको जाने नहीं देगी और ये जो बॉल है ये इस नेल के अराउंड गोल गोल घूमने लगेगी। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ होगा इसका। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइट ही रहेगी, इसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। क्लियर है? क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस हो, अगर हो, तो ये जो बॉल है हमारी ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही रिवॉल्व करती रहेगी। बट दुख की बात यह है कि हमारे पास ऐसी कोई टेबल नहीं है जो फ्रिक्शनलेस हो, राइट। तो इसलिए इफेक्टिवली होगा ये कि ये धीरे धीरे रुक जाएगी। बट हम लेट अस टॉक आइडियली यानी अगर फ्रिक्शनलेस है तो ये इनफाइनाइट टाइम तक रिवॉल्व करेगी, राइट। तो बच्चों अगर ये इनफाइनाइट टाइम तक रिवॉल्व करेगी तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो कैसा होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ज़रा समझिए। देखिए इस पे एक तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ जिसका नाम है mg, यहाँ पे बनाते हैं। एक फोर्स लगेगा बच्चों बॉल पे नीचे की तरफ जिसका नाम है mg, और एक फोर्स लगेगा बच्चों ऊपर की तरफ जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। ये हुई नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और ये तीसरा फोर्स जो इस पे लगेगा टेंशन, वो लगेगा सेंटर की तरफ, ये हुआ टेंशन। अब ज़रा आप नोटिस कीजिए कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, रेड कलर हमने एन के लिए लिया है, ब्लैक हमने लिया है mg के लिए और ब्लू हमने लिया है क्या कहते हैं आपका टेंशन के लिए। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी। ठीक है, तो जो ब्लू कलर है यानी टेंशन है वो सेंटर की तरफ और जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ और जो mg है वो नीचे की तरफ। तो दिस समवट लाइक दिस। ठीक है बच्चों, देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है, अब ये आपका व्यू खत्म हो गया। ओके, समवट लाइक दिस। अब जब ये रिवॉल्व करेगी तो ये कैसे कैसे फोर्सेस वेरी करेंगे, ये और ये तो हमेशा ऊपर नीचे ही रहेंगे। ये वाला जो टेंशन फोर्स है ये सेंटर की तरफ जाएगा। तो कैसे जाएगा मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ, देखिएगा। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करना है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। होपफुली आपको समझ आ रहा है। तो ये जो टेंशन फोर्स है ये हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। आई होप यू गॉट इट। ठीक है बच्चों, हैव यू गॉट इट? तो चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि n mg को बैलेंस करेगा यानी n माइनस mg इज इक्वल टू 0 और t विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, जहाँ पे r जो है वो इस सर्कल की रेडियस है। तो यही है बच्चों डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बस हमें यही एक्सप्लेन करना था कि जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो बैलेंस होंगे और हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहा है टेंशन
वो ही यूज होगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। इज दैट ओके? नोट कर लीजिए। वैसे नोट करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, सिंपल केस है, बट एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, दिमाग में सेटअप होनी चाहिए चीज़ें, राइट। आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट वाला केस समझाते हैं, राइट। देखो यहाँ पर है एक मान लीजिए कोई छत है, फ्लोर है, और यहाँ पे हमने एक इससे रस्सी से एक छोटा सा स्फेयर कनेक्ट किया है जिसको आप बॉब भी कह सकते हैं, इट्स ए बॉब। तो इस बॉब को हमने हॉरिजॉन्टल से स्लाइटली टिल्ट किया और एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने इसको दी ऐसे भी, और ये जो बॉब है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक स्लाइटली बड़ा है, ठीक है। तो ये बॉब जो है जब घूमेगा तो इस रस्सी से एक कोन बनेगा। ये बॉब ऐसे है और ऐसे घूम रहा है, तो आई थिंक आप समझ रहे हैं, जैसे ये बॉब है तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये एक कोन बना रहा है, राइट। क्या बना रहा है? कोन, ठीक है। तो ये उस कोन का सेंटर है, ये लेंथ L है और इसको मैंने R नाम दिया है, रेडियस। अब ये घूम हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, घूम ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही रहा है। तो अगर मैं पूछूं इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं तो पता चलेगा, एक तो इस पे mg लग रहा है और एक ये टेंशन लग रहा है T। तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो टेंशन T जो है वो थीटा एंगल पे है वर्टिकल से, राइट। तो वेलोसिटी हमने दे दी थी, तो वेलोसिटी को हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि फोर्सेस की जब बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी हटा देते हैं। वेलोसिटी तो है ही, समझे बच्चों, इट हैज़ वेलोसिटी, इट इज़ रिवॉल्विंग लाइक दिस। तो अब अगर मुझे इसका FBD बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर बनाते हैं, ये हुआ mg और ये हुआ t। तो t के दो कंपोनेंट होंगे। t का एक कंपोनेंट मैं इस कलर से बनाता हूँ, रेड कलर से, और वो कंपोनेंट है t cos थीटा, t cos थीटा। और t, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट t cos थीटा है, समझे बच्चों, t cos थीटा, समझे, ओके। अब दूसरा कंपोनेंट t का क्या बनेगा, वो बनेगा t sin थीटा। t sin थीटा। अब देखिए हमारी पुरानी वाली फिगर आ गई, और पुरानी वाली फिगर में जो ये t था ये एक्चुअली t sin थीटा है, और जो n था उसकी जगह पे है t cos थीटा, समझ रहे हैं आप, दिस इज t cos थीटा। अब फिर से वही बात है बच्चों, mg तो है ही, तो ये हम रिमूव करते हैं, देखिएगा समझिएगा। जो t cos थीटा है वो mg को बैलेंस करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में। तो जब ये यहाँ पर है तो इसका एक्सेलरेशन मेरी तरफ है, जब यहाँ पर है तो इस तरफ है, जब यहाँ पर है तो इस तरफ है, जब यहाँ पर है तो इस तरफ है। क्लियर है, ये सर्कल है और उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, राइट। तो t cos थीटा mg को बैलेंस कर देगा, यानी t cos थीटा में से गया mg तो बचेगा 0, ठीक है। जबकि t sin थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, उसको हम कह सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r या फिर mv स्क्वायर बाई r, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लीजिए, राइट। तो चलिए अब अगर r में और l में एक रिलेशन ढूंढना हो तो क्या होगा बच्चों, ये होगा कि r बाई l इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसका मतलब r की वैल्यू हो गई l साइन थीटा। तो यहां से t साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा, ठीक है।
साइन थीटा हम कैंसिल कर सकते हैं, तो टी की वैल्यू हो गई एम ओमेगा स्क्वायर एल। और टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? टी कॉस थीटा की वैल्यू थी बच्चों एम जी। तो एक तरीके से टी की वैल्यू एम जी बाई कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो अगर करते हैं तो क्या आएगा? एम जी बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो एम से एम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है जी बाई एल कॉस थीटा, यानी ओमेगा की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको बच्चों, इसी फिनोमेना को हम कोनिकल पेंडुलम भी कहते हैं। तो क्योंकि ये कोन की तरह से मूव कर रहा है, और एक्चुअली ये ऑसिलेट तो नहीं कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और अगर हम एक प्लेन में देखें तो फिर हमें ये आगे पीछे जाता हुआ दिखेगा, बट कर ये रिवॉल्व रहा है, राइट। और ये इसका एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है जी बाई एल कॉस थीटा। ठीक है, ये था हमारा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एक और एग्जाम्पल, राइट। तो हम इसी को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया बच्चों? चलिए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अब की बार हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन है। दिस इज एन इन्वर्टेड कोन वी हैव। और ये फिक्स्ड है, इट इज अ फिक्स्ड इन्वर्टेड कोन, फिक्स्ड इन्वर्टेड कोन। मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है। तो वैसे तो हम आमतौर से डील करते हैं कोन को उसके सेमी वर्टिकल एंगल से, बट हमने अपनी आसानी के लिए इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लिया है। और यहाँ पर एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल को हमने एक सर्टेन वेलोसिटी प्रोवाइड की, जिस वेलोसिटी के चलते पार्टिकल इस सर्कल में घूमने लगा है। तो मान लो ये उसकी वेलोसिटी है। तो अब फिर से वही बात है कि हमें इसका एफबीडी बनाना है और हमें एक्सप्रेशन ढूंढना है, मान लीजिए वेलोसिटी के लिए। तो ये सेंटर हुआ, तो सेंटर का नाम ओ रख देते हैं, और ये आर यानी रेडियस हुई, और ओ की इस वर्टेक्स वी से जो हाइट है वो एच ले लेते हैं। मान लो हमें एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एच या फिर इन टर्म्स ऑफ आर। एग्जाम में अगर दोनों ही टर्म में आ सकता है, किसी भी टर्म में आ सकता है। तो देखिएगा बच्चों, जब मैं इसको इसका इंक्लाइन प्लेन पे बनाऊंगा पार्टिकल को, तो एक फोर्स तो mg लगेगा और एक फोर्स लगेगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं फिर से नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स कर सकता हूँ। तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन का इस तरफ, जो कि हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो n cos थीटा, और एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का बच्चों होगा इस तरफ, जो कि होगा n sin थीटा। तो सिमेट्री देख रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम में सेम टाइप की चीज़ें हो रही हैं। n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, राइट। सो n cos थीटा विल बैलेंस mg। और n sin थीटा will provide necessary centripetal force। तो कैसे करें? n cos थीटा इज इक्वल टू mg। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा आ गया हमारा v स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है बच्चों। तो अगर हमें थीटा के लिए एक्सप्रेशन निकालना है या फिर v स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो वो आ जाता है हमारे पास आर जी टेन थीटा, यानी आर की टर्म में अगर एक्सप्रेशन निकालना है। लेकिन अगर एच की टर्म में निकालना है तो फिर कैसे करेंगे? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है बच्चों, और मैं कह सकता हूँ कि एच अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा,
यानी कि h इज इक्वल टू आर टेन थीटा। ठीक है, तो आर टेन थीटा को h पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन देखिए क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू जी, यानी कि v इज इक्वल टू रूट जी एच, जी इंटू एच, वी इज इक्वल टू जी इंटू एच। तो ये भी आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है, आप नोट कर लें इसको। अब इस सिचुएशन को मैं थोड़ा और डिफ़िकल्ट कर देता हूँ, इसमें हम फ्रिक्शन भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो मान लीजिए फ्रिक्शन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, थोड़ा सा स्लाइट फ्रिक्शन, राइट। तो अभी तुम देख सकते हो, आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी के चलते ही ये अपनी हाइट मेंटेन करके रिवॉल्व करता रहता है। फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन के चलते इसकी स्पीड घटती जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए हम ये चाहें कि ये नीचे ना गिरे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो वो समझाने के लिए ज़रा देखते हैं। अगर फ्रिक्शन आ जाए और वो इसको नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं, नोट कर लें आप इसको। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें फ्रिक्शन भी आ जाता है और हम ये चाहते हैं कि हम वो कम से कम स्पीड निकालें कि जब ये नीचे ना गिर पाए। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि अगर v मिनिमम चाहिए तो फ्रिक्शन इसको नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करेगा और इस तरफ लगेगा। तो इसमें एक फ्रिक्शन लगेगा जो नीचे गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने कम स्पीड दी है। तो ये आया फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट किए जाएंगे। अब फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट, चलिए कलर कोडिंग यूज़ करते हैं। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, इस तरफ, ये क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इस तरफ, जो कि होगा एफ कॉस थीटा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दो फोर्सेस ऊपर की तरफ हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ, देखिएगा। ये हमारा पार्टिकल, इस पे ऊपर की तरफ दो फोर्सेस, एक तो एफ साइन थीटा और इस तरफ एन साइन थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसका नाम है एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर की तरफ जिसका नाम है एन कॉस थीटा, और नीचे की तरफ एक फोर्स एम जी। तो सबसे पहले बच्चों ये नोटिस करो आप कि देयर इज़ नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वर्टिकल फोर्सेस को आपको बैलेंस करना होगा। तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एन कॉस थीटा और एफ साइन थीटा का जो सम है वो एम जी के इक्वल होगा, पहली बात। और दूसरी बात, एन साइन थीटा बड़ा होना चाहिए, और इतना बड़ा होना चाहिए कि एन साइन थीटा में से एफ कॉस थीटा माइनस कर दें तो भी हमें मिल जाए एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो चाहिए। तो एन साइन थीटा में से आप माइनस करेंगे एफ कॉस थीटा तो भी आपको मिल जाना चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, ठीक है बच्चों, तो क्या मिलेगा मुझे, तो देखिएगा, इधर कर लेते हैं। तो जब हम इनको डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो हमें मिलेगा एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन साइन थीटा माइनस, ऊपर प्लस है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू जी आर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। तो वी स्क्वायर बाई जी आर की वैल्यू आ जाएगी, या वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू आर इंटू एन कॉस थीटा माइनस प्लस, उल्टा करना है ना, उल्टा करना है,
तो देखिएगा वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी या वी स्क्वायर बाई जी आर की वैल्यू आ जाएगी एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये वाली चीज़ ऊपर लिखी है हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा। उम्मीद है आप समझे। ठीक है बच्चों, इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर क्रॉस कर दिया हमने इसको। अब n इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो जब n कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आएगी बच्चों g इंटू आर इंटू साइन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आप समझे? तो अब अगर मैं इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो v मिन की वैल्यू आ जाती है अंडर द रूट जी आर इंटू टैन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टैन थीटा। क्लियर है? तो आप देख सकते हो जैसा एग्जाम्पल मैं अभी ले रहा था बिल्कुल वैसी ही टर्म आ गई, राइट। और अगर मैं म्यू को tan फाई रख दूं, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इफ फाई इज एंगल ऑफ रिपोज, तो इसका मतलब जो म्यू है वो tan फाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, म्यू क्या हो जाएगा? tan फाई। और अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो जो मेरा v min है उसका फॉर्मूला आएगा v min इज इक्वल टू अंडर द रूट g इंटू आर इंटू टैन थीटा माइनस फाई। तो आई होप आप समझ गए, ये v min का फार्मूला है बच्चों। अब एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो ये कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मैं मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी दे सकता हूँ इसको, तो क्या होगा? तो बस बच्चों होगा यही कि जब मैं इसको मैक्सिमम वेलोसिटी देना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा स्पीड देने से सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और अब हमें ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट सेंटर की ओर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बदलेगा और फ्रिक्शन अब लगने लगेगा नीचे की तरफ, यानी अब फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगने लगेगा और इस तरह से अब फ्रिक्शन आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक पार्टिकल फील करता है घूमता हुआ बाहर की तरफ बढ़ जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी ऊपर भागने की हो जाएगी और फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। तो मैं ये सारे डायग्राम नहीं बदल रहा हूँ बच्चों, और मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ लास्ट में कि जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारा फार्मूला है, तो इस फार्मूले में अगर हमें वी मैक्स लिखना है तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो हमारा वी मैक्स का जो फार्मूला आएगा वो होगा वी मैक्स इज इक्वल टू रूट अंडर आर इंटू जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा। और आप तो समझ ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन अभी हमारा जो नीट हुआ है, नीट 1, उसमें आया था, राइट। तो अब वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए था। तो बच्चों इसको आप बैंकिंग ऑफ रोड भी तो समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से जो रोड हॉरिजॉन्टल था तो उसको हमने टिल्टेड बना दिया ना, तो ये टिल्टेड रोड बैंक्ड रोड ही तो है। तो जो फार्मूला हम कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं वही फार्मूला हम इस पार्टिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से मैंने आपको बैंकिंग ऑफ रोड का ये फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों होता है। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ और समझाना चाहूँगा आपको, ठीक है। देखिए तो अगर हमने रोड को बैंक कर दिया है और हम जानना चाहते हैं कि उस रोड पे हम कितनी मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं बाय यूजिंग एंगल ऑफ बैंकिंग एज वेल एज फ्रिक्शन, तो ये फार्मूला है। लेकिन अगर बाय यूजिंग ओनली बैंकिंग एंगल है तब क्या करेंगे? तो हम इसी फार्मूले में म्यू को 0 पुट कर देते हैं। तो वी मैक्स इज इक्वल टू आ जाता है, जैसे ही आप म्यू को 0 पुट करेंगे तो आएगा अंडर रूट आर जी इंटू टैन थीटा।
तो देख लीजिएगा, ये तब है जब हमें एज ए बैंकिंग यूज़ करना है। तो अगर रोड थीटा एंगल पे बैंक्ड है तो वी मैक्स का फार्मूला ये है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो किसी रोड को किस एंगल पे बैंक करें ताकि बैंकिंग ऑफ रोड से ही बिना फ्रिक्शन की मदद से गाड़ी आसानी से टर्न ले सके, तो थीटा एंगल पे बैंक करेंगे, जिसमें टेन थीटा की वैल्यू है वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। इसको मैं वी मैक्स की जगह वी ओ लिख सकता हूँ। ये ऑप्टिमम स्पीड है, ऑप्टिमाइज्ड स्पीड है, यानी ये स्पीड हम वहाँ पे रोड पे मेंशन कर सकते हैं कि गाड़ी इस स्पीड में चलनी चाहिए। क्योंकि अगर गाड़ी इस स्पीड में चलेगी तो इवन दो बारिश हो रही हो या मोबिल ऑयल गिरा दिया जाए सड़क पे, कुछ भी गिरा दिया जाए, गाड़ी स्किड नहीं करेगी, क्योंकि इस स्पीड पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं हो रही है। हालांकि क्योंकि फ्रिक्शन कंप्लीटली ख़त्म तो कर ही नहीं सकते आप, कितना में मोबिल ऑयल डाल दो। तो ये वो स्पीड है जिस स्पीड पे गाड़ी बिल्कुल भी स्किड नहीं करेगी। और फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन तो रहेगा ही, थोड़ा कम ही सही, तो हमें एक हमेशा रेंज मिल जाएगी। तो कोई भी रोड अगर बैंक्ड हो रहा होगा तो उसमें हमेशा एक रेंज मिल जाएगी कि इस रेंज पे चलने वाली गाड़ी स्किड नहीं करेगी, राइट। तो ये ऑप्टिमम स्पीड है जिसमें टायर्स का वियर एंड टियर नहीं होगा। ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिसमें गाड़ी स्किड नहीं करेगी। तो in order to avoid wear and tear of tires, this is the speed by which the vehicle should be moved. And if there is a race and a person want to go very fast, then this is the maximum speed. He should not go beyond this speed, right? तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन कर दिया, राइट? चलिए।